हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस विक्रम सरोही एंड वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस। आज की क्लास में हम हमारा आज की क्लास में कंपनी लॉ का लेक्चर है। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 7 मेंबर्स के बारे में। तो आगे इसको फर्दर हम स्टार्ट करते हैं कंपनी लॉ की क्लास के अंदर। और आज का हमारा टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल होना, SBO, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, SBO। अब क्या होता है, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर कौन होता है? हु विल बी द सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर? सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर कौन होगा? इट मीन्स एन इंडिविजुअल। सिग्निफिकेंट कौन होगा? इंडिविजुअल। कौन? इंडिविजुअल। सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर कौन होता है? एक इंडिविजुअल होता है। इसका सेक्शन जो सेक्शन है वो सेक्शन है इसका सेक्शन 90। सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 90। हमेशा ध्यान रखना, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर कौन होता है? इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल। और डेफिनेशन क्या है सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर की? बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, SBO, सेक्शन 90। सेक्शन 90, significant beneficial owner means an individual मतलब एक नेचुरल पर्सन, एक इंडिविजुअल जो क्या करता है? हु एक्टिंग अलोन। क्या? हु एक्टिंग अलोन, या तो अकेले या फिर और थ्रू वन और मोर पर्सन, और थ्रू वन और मोर और ट्रस्ट पोजेस करता है वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग राइट्स। मतलब ये कहना चाह रहा है, SBO कौन होता है? एक इंडिविजुअल होता है जो हु एक्टिंग अलोन या फिर हु थ्रू वन और मोर पर्सन और ट्रस्ट पोजेस वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग राइट्स। अब राइट्स कौन कौन से हैं? वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग राइट्स एंड एंटाइटलमेंट्स। राइट्स एंड एंटाइटलमेंट। अब क्या होल्ड करता है वो बात करते हैं। पहला, होल्ड इनडायरेक्टली, होल्ड्स इनडायरेक्टली और टुगेदर विद डायरेक्ट होल्डिंग, और टुगेदर विद डायरेक्ट होल्डिंग, नॉट लेस देन 10% ऑफ द शेयर। जो इनडायरेक्टली टुगेदर विद डायरेक्ट होल्ड करता है, नॉट लेस देन 10% ऑफ द शेयर, 10% ऑफ द शेयर। या फिर होल्ड इनडायरेक्टली या फिर होल्ड इनडायरेक्टली और टुगेदर विद डायरेक्ट होल्डिंग, और टुगेदर विद
डायरेक्ट होल्डिंग not less than 10% of voting right, not less than 10% of voting rights. Point number 3, has the right to receive or participate in, has the right to receive or participate in not less than 10% of the total dividend, समझ आ गई? ऑफ द टोटल डिविडेंड। कोई भी पर्सन, यहाँ पे पर्सन कौन है? इंडिविजुअल। कोई भी इंडिविजुअल हु एक्टिंग अलोन और टुगेदर विद वन और मोर पर्सन, जिसके पास क्या राइट होता है? जिसके पास राइट होता है जो होल्ड करता है इनडायरेक्टली और टुगेदर विद डायरेक्ट होल्डिंग नॉट लेस देन 10% ऑफ द शेयर, जो होल्ड करता है इनडायरेक्टली और टुगेदर विद डायरेक्ट होल्डिंग नॉट लेस देन 10% ऑफ वोटिंग राइट। Point number 3, has the right to receive or participate in not less than 10% of the total dividend, तो उसको बोलेंगे सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल होगा। और फोर्थ पॉइंट क्या है? has the right to exercise और एक्चुअली एक्सरसाइज, जिसके पास या तो राइट टू एक्सरसाइज है और जो एक्चुअली क्या कर रहा है? एक्सरसाइज कर रहा है। जो एक्चुअली क्या कर रहा है? एक्सरसाइज कर रहा है। क्या? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। जो क्या एक्सरसाइज कर रहा है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और कंट्रोल। significant influence or control in any manner other than through direct holding, तो ये मैंने बात की किसके बारे में? सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर के बारे में। क्या होता है सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर? जिसके पास दीज आर द राइट, जिसके पास क्या होते हैं? ये राइट होते हैं, वो होता है सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, जो इनडायरेक्टली और टुगेदर विद डायरेक्ट 10% ऑफ द शेयर्स और या फिर 10% ऑफ वोटिंग राइट या फिर 10% ऑफ टोटल डिविडेंड, जो ये क्या करता है? होल्ड करता है। या जिसका क्या है? जिसका कंट्रोल है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो वो भी क्या करता है? इनडायरेक्ट वे में उसका क्या है? अगर कंट्रोल है तो वो भी क्या है? सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर की डेफिनेशन में आगे यहाँ पर चलता है। आगे बात करते हैं। तो क्या कहता है कंपनी लॉ? इस सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर को कोई भी पर्सन अगर कंपनी के अंदर, किसी कंपनी के अंदर सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है तो इसको क्या करना पड़ेगा? इसको डेक्लेरेशन देनी पड़ती है। इसको क्या करना पड़ता है? इसको डेक्लेरेशन देनी पड़ती है। और डेक्लेरेशन कहाँ देनी पड़ती है? बात करते हैं सेक्शन 19 की बात करते हैं। सेक्शन 19, डेक्लेरेशन टू बी मेड बाय द सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। डेक्लेरेशन टू बी मेड बाय द सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। अब ये बात करते हैं। अब डेक्लेरेशन क्या होती है? डेक्लेरेशन 2018-19 के अंदर ये रूल आए थे सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर के, है ना? तो 19 के अंदर ये जब ये रूल आए 18-19 के अंदर, तो यहाँ पे क्या हुआ? दो तरह का डिस्क्लोजर था। सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर को दो तरह का डिस्क्लोजर देना था।
एक था इनिशियल डिस्क्लोजर। इनिशियल डिस्क्लोजर जब डिस्क्लोजर फर्स्ट टाइम जब ये रूल आए थे तब देना था, और दूसरा कॉन्टिन्यूअल डिस्क्लोजर। कॉन्टिन्यूअल डिस्क्लोजर पहला तो कब देना था, इनिशियल डिस्क्लोजर जब सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप जब रूल आए थे, है ना, तब उसके बाद क्या था, हर एक पर्सन को जिसके पास सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है उसको डिक्लेरेशन देनी थी। तो उसको बोलते थे जो फर्स्ट टाइम डिस्क्लोजर। ये क्या थे, फर्स्ट टाइम डिस्क्लोजर थे। फर्स्ट टाइम डिस्क्लोजर, फर्स्ट टाइम डिस्क्लोजर में क्या बोला गया था, पढ़ते हैं। ऑन द कमेंसमेंट ऑफ द कंपनी सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर अमेंडमेंट रूल 2019, एवरी इंडिविजुअल हु इज सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर इन अ रिपोर्टिंग कंपनी, ये कहना चाह रहा है एवरी सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, कोई भी सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर इन अ रिपोर्टिंग कंपनी, इन अ रिपोर्टिंग कंपनी, any significant beneficial owner in a reporting company was required to was required to file a declaration in form BN BAN 1, in form BAN 1। एक फॉर्म होता है BAN 1। कोई भी पर्सन जो किसी कंपनी का सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है तो उसे अपनी कंपनी को एक डेक्लेरेशन देनी है, और वो डेक्लेरेशन कौन सी फॉर्म के अंदर देगा, फॉर्म BAN 1 के अंदर। और ये डेक्लेरेशन कितने दिनों के अंदर देनी है, विद इन 90 डेज, विद इन 90 डेज फ्रॉम सच कमेंसमेंट, फ्रॉम सच कमेंसमेंट, फ्रॉम सच कमेंसमेंट। डेट क्या है, कब कमेंसमेंट हुए थे, कब एप्लीकेबल हुए थे ये रूल, ये एप्लीकेबल हुए थे फरवरी 8 2019 के। तो फरवरी 8 2019 में जब ये फर्स्ट टाइम एप्लीकेबल हुए थे तो उन्होंने बोला था कि जब ये रूल जो होंगे एप्लीकेबल होंगे, इन रूल के एप्लीकेबल होने के 90 दिनों के अंदर अंदर जो भी किसी रिपोर्टिंग कंपनी के अंदर कोई भी इंडिविजुअल किसी रिपोर्टिंग के अंदर सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको डेक्लेरेशन देनी पड़ेगी। और ये डेक्लेरेशन कौन से फॉर्म के अंदर देनी पड़ेगी, ये डेक्लेरेशन देनी पड़ेगी BAN 1 के अंदर। क्लियर है, ये डेक्लेरेशन देनी पड़ेगी BAN 1 के अंदर। आगे बात करते हैं कॉन्टिन्यूअल डिस्क्लोजर। अब आ जाते हैं किस पे, कॉन्टिन्यूअल डिस्क्लोजर्स पे। कॉन्टिन्यूअल डिस्क्लोजर, कॉन्टिन्यूअल डिस्क्लोजर क्या कहता है, ये कहता है कि उसके बाद अगर आपकी सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप के अंदर मान लो कोई चेंज आ रहा है या आप सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर बने, फिर आपको कब देना है, ठीक है ना। आप रूल्स आने के बाद, जब ये रूल्स आए सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर रूल, उसके आने के बाद जब आप सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर बन जाते हो या आपकी ओनरशिप में कोई चेंज आ जाता है, तब आपको क्या करना है, डिस्क्लोजर कब देना है, उसकी बात करते हैं। Every individual who is subsequently become a SBO, subsequently का मतलब कि रूल्स के एप्लीकेबल होने के बाद कोई अगर सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर बना है या फिर उसकी सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप के अंदर कोई चेंज आया, कॉन्टिन्यूअल डिस्क्लोजर कब आएगा, ये तो था कि जब आप पहले से ही कोई सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है और रूल बाद में आए। ये वाला केस क्या है, जब आप पहले से ही सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप के डेफिनेशन में थे और रूल्स बाद में आए, और ये वाला कॉन्टिन्यूअल डिस्क्लोजर क्या है कि भाई एसबीओ रूल आने के बाद, एसबीओ रूल्स आने के बाद दो केस होंगे, अगर आप एसबीओ फर्स्ट टाइम बने हैं या फिर आपकी सिग्निफिकेंस बिकम एसबीओ
या फिर चेंज इन एसपीओ। आपकी सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप में या तो चेंज आया है या आप सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर बने हो, फिर आपको डिक्लेरेशन देनी है बैन 1 फॉर्म के अंदर। और किसको देनी है? रिपोर्टिंग कंपनी को। कितने दिनों के अंदर अंदर? 30 दिन के अंदर अंदर, जब आप सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर बने तब, या फिर आपकी सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप में कोई चेंज आया तब, उसके 30 दिनों के अंदर अंदर आपको क्या देनी है? डिक्लेरेशन दे के यहाँ पर चलिए। उसके 30 दिनों के अंदर अंदर आपको डिक्लेरेशन दे के यहाँ पर चलिए। आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं ऑब्लिगेशन ऑफ द रिपोर्टिंग कंपनी। ऑब्लिगेशन ऑफ द रिपोर्टिंग कंपनी। ऑब्लिगेशन ऑफ द रिपोर्टिंग कंपनी, अब इसकी बात करते हैं। ऑब्लिगेशन ऑफ द रिपोर्टिंग कंपनी, अब इसकी बात करते हैं। हाँ, अब रिपोर्टिंग कंपनी की ऑब्लिगेशन क्या है? रिपोर्टिंग कंपनी फाइल करेगी रिटर्न विद आरओसी। मतलब जो डिक्लेरेशन कैसे होता है मैं बताता हूँ। एक होती है रिपोर्टिंग कंपनी, रिपोर्टिंग कंपनी। एक होता है सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर क्या करता है? रिपोर्टिंग कंपनी को अपनी बेनिफिशियल ओनरशिप की डेक्लेरेशन देता है। डेक्लेरेशन, और ये डेक्लेरेशन कौन से फॉर्म में दी जाती है? ये है बैन 1। बैन 1। अब जब रिपोर्टिंग कंपनी को ये डेक्लेरेशन रिसीव हो जाएगी, रिपोर्टिंग कंपनी क्या करेगी? आरओसी के अंदर इस बैन 1 के रिटर्न फाइल करेगी। रिटर्न, और कौन से फॉर्म में फाइल करेगी? बैन 2 के अंदर। किसमें करेगी? बैन 2 के अंदर। तो ये लिखा जा रहा है, अपॉन रिसिप्ट ऑफ डेक्लेरेशन फ्रॉम द सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर ऑफ द कंपनी। अपॉन, जैसे ही इसे रिसीव हो जाएगी, रिसीव होते ही कंपनी क्या करेगी? रिपोर्टिंग कंपनी शैल फाइल अ रिटर्न इन फॉर्म बैन 2। वो फॉर्म बैन 2 के अंदर रिटर्न फाइल करेगी टू द आरओसी। आरओसी के पास कितने दिनों के अंदर अंदर? विद इन 30 डे फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच डिक्लेरेशन। विद इन 30 days from the date of receipt of such declaration along with the prescribed fees। along with the prescribed fees, आगे बात करते हैं along with the prescribed fees। तो ये तो बात होगी कि कितने दिनों के अंदर रिटर्न फाइल होगी। जैसे ही आप बैन 1 मतलब सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर ने आपको बैन 1 दिया, बैन 1 रिसीव होने के 30 दिन के अंदर अंदर रिपोर्टिंग कंपनी को क्या करना पड़ेगा? डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ेगी। और ये डिक्लेरेशन कौन से फॉर्म में फाइल होती है? बैन 2 के अंदर। डिक्लेरेशन कौन से फॉर्म के अंदर फाइल होती है? बैन 2 के अंदर। अब आते हैं नोटिस टू सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। नोटिस टू सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल, ये क्या होता है? नोटिस टू सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, इसका क्या मतलब होता है? It should be noted that obligation of individual to self-declare his significant beneficial holding and the obligation of the company to send notice seeking information from member, ये कहना चाह रहा है it should be noted that obligation of the individual to self-declare his significant beneficial ownership and the obligation of the company to send notice informing from member in term of rule 2 of the company significant beneficial owner rule 2018 are independent obligation। दो ऑब्लिगेशन, एक ऑब्लिगेशन किसकी है? एक ऑब्लिगेशन है
सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर की, और एक ऑब्लिगेशन किसकी है, कंपनी की। सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर की क्या ऑब्लिगेशन है कि वो क्या करे, सेल्फ डिक्लेयर करे अपने आप को किस चीज के रिगार्डिंग, कि वो क्या है, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है। और कंपनी की ऑब्लिगेशन क्या है, कंपनी की ऑब्लिगेशन है कि भाई कंपनी को नोटिस भेजना है, नोटिस, सेंड नोटिस टू द, सेंड नोटिस टू द मेंबर्स, सेंड नोटिस टू द मेंबर को क्या करें, नोटिस इशू करके आप पर चले। As per Rule 2A of the company Significant Beneficial Owner Rule 2018, every reporting company, ये कहना चाह रहा है यहाँ पर, every reporting company shall take necessary step to find out if there is any individual who is significant beneficial owner। ये कहना चाह रहा है, रूल 2A कह रहा है कि जो भी रिपोर्टिंग कंपनी है, इसका बेसिकली क्या क्या है, इसका नोटिस किस चीज के रिगार्डिंग कौन भेजेगा, नोटिस जो भेजेगी वो कंपनी भेजेगी। कंपनी किसको भेजेगी नोटिस, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर को। सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर को नोटिस भेजेगी और उसको बोलेगी कि भाई आप क्या करो, आप हमें डिक्लेयर करो कि आप हमारी कंपनी के क्या हो, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, आप हमारी कंपनी के क्या हो, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर हो। It should be noted that the obligation of individual to self-declare is significant beneficial holding, and the obligation of the company to send notice seeking information from member in terms of Rule 2A of the company significant beneficial owner Rule 2018 are independent obligation। कंपनी की और सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप की अपनी अलग अलग क्या है, इंडिपेंडेंट ऑब्लिगेशन है। एज पर रूल 2A सब रूल 1 of the company significant beneficial owner rule 2018, हाँ, every reporting company shall take necessary step to find out if there any individual who is significant beneficial owner। ये कहना चाह रहा है कि every reporting company shall take necessary step to find out if there is any significant beneficial owner। तो फिर वो क्या करेगी, उसको नोटिस भेजेगी, और नोटिस कौन से फॉर्म में भेजा जाएगा, बैन 4 के अंदर, बैन 4 के अंदर। उसके बाद क्या है, अगर कंपनी नोटिस नहीं भेजती, consequences of non reporting as per rule 7 of the company significant beneficial owner rule 2001, the reporting company shall apply to the tribunal within a period of 15 days of the expiry of the period specified in the ban form। क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर कि भाई अगर सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर नोटिस का रिप्लाई नहीं देता है ना, बैन 4 के अंदर नोटिस भेजा किसने, कंपनी ने, और उसका अगर सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो फिर क्या कर सकती है रिपोर्टिंग कंपनी, एनसीएलटी को क्या कर सकती है, अप्लाई कर सकती है। एनसीएलटी में कब अप्लाई कर सकती है, विद इन 15 डे ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड स्पेसिफाइड इन बैन 4। When any person failed to give information required by the notice in ban form within the time specified therein, or where the information given is not satisfactory in accordance with the section 90 subsection 7 of the Companies Act 2013, for order directing that the share in the question be subject to the restriction including the shares in the question be subject to the restriction including the restriction on transfer of share। मतलब मान लो मैं आपको एक पूरा चार्ट बता देता हूँ। पहले क्या होता है, पहले रिपोर्टिंग कंपनी, प्रोसीजर क्या है, रिपोर्टिंग कंपनी सबसे पहले आइडेंटिफाई करेगी कि उसकी कंपनी में कौन है सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। मैं आपको पूरा स्टेप बता देता हूँ क्या स्टेप होता है, फिर आप अकॉर्डिंगली आप समझ जाना इसमें क्या है क्या नहीं है। सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर जो है ना, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप के लिए आपको डिक्लेरेशन देनी है। अब डिक्लेरेशन देने का प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले स्टेप क्या होता है कंपनी के केस में, सबसे पहले कंपनी का स्टेप क्या होता है, स्टेप 1, कंपनी क्या करती है, कंपनी सबसे पहले आइडेंटिफाई करती है, कंपनी सबसे पहले क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है कि उसकी कंपनी में
एसबीओ कौन है, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर कौन है। स्टेप 2 के अंदर क्या होता है, कंपनी क्या करती है, नोटिस इशू करती है उस एसबीओ को, नोटिस इशू करती है उस एसबीओ को, और उस नोटिस का फॉर्म जो है बैन 4 है, नोटिस का फॉर्म जो है बैन 4 है, बैन 4। स्टेप 3 क्या होता है, स्टेप 3 के अंदर क्या आता है, पहला स्टेप होता है कंपनी आइडेंटिफाई करती है सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। स्टेप 2 होता है कंपनी नोटिस सेंड करेगी सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर बैन 4 के अंदर। स्टेप 3 क्या होता है, स्टेप 3 के अंदर इसको रिप्लाई देना पड़ता है कंपनी को। तो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर क्या करेगा, डिक्लेरेशन देगा बैन 1 फॉर्म के अंदर, बैन 1। और स्टेप 4 के अंदर क्या होगा, स्टेप 4 के अंदर क्या होगा, जो कंपनी है, कंपनी रिटर्न फाइल करेगी बैन 2 के अंदर। तो फिर पहले क्या होता है, कंपनी नोटिस भेजती है किसको, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर को, वो बोलती है कि आपको क्या देनी है, डिक्लेरेशन देनी है बैन 1 के अंदर। अगर उसने नहीं दिया, अगर उसने किसी तरह से कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो अगर एज सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर क्या नहीं करता, बैन 1 के अंदर डिक्लेरेशन फाइल नहीं करता, नोटिस का रिप्लाई नहीं देता, तो फिर कंपनी क्या करेगी, फिर कंपनी अप्लाई करेगी, अप्लाई कहाँ करेगी, अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल। कंपनी कहाँ अप्लाई करेगी, अप्लाई करेगी ट्रिब्यूनल के पास। ट्रिब्यूनल मतलब एनसीएलटी, जहां पर एनसीएलटी के पास कब फाइल करेगी भाई, जो बैन 1 नोटिस के अंदर कंपनी ने जो टाइम बता रखा था कि भाई सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर को इतने टाइम के अंदर जवाब देना है, लेकिन सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर ने कोई जवाब नहीं दिया, तो उस पीरियड के एक्सपायर होने के 15 दिन के अंदर अंदर क्या होगा, कंपनी अप्लाई करेगी किसको, ट्रिब्यूनल को। तो वहां पे क्या होगा, ट्रिब्यूनल क्या ऑर्डर दे सकता है, ट्रिब्यूनल जो है, जो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर के पास शेयर थे उन पे क्या कर सकता है, रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर इंटरेस्ट अटैच टू द शेयर्स। उन शेयर्स के ऊपर क्या कर सकता है, रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर के जो शेयर्स थे उनके ट्रांसफर के ऊपर और इंटरेस्ट के ऊपर क्या लग सकता है, रिस्ट्रिक्शन लग सकता है। दूसरा, सस्पेंशन ऑफ द राइट टू रिसीव डिविडेंड अदर डिस्ट्रीब्यूशन इन रिलेशन टू द शेयर इन क्वेश्चन। उसके डिविडेंड लेने के राइट पर, उसके किसी भी राइट्स के ऊपर क्या कर सकता है, सस्पेंशन लगा सकता है। तीसरा क्या होगा, सस्पेंशन ऑफ वोटिंग राइट्स, उसके वोटिंग राइट को सस्पेंस किया जा सकता है। एनी अदर रिस्ट्रिक्शन ऑन ऑल और एनी ऑफ द राइट अटैच्ड टू द शेयर्स। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, राइट्स जो है, राइट्स जो होंगे, राइट्स चाहे राइट्स टू ट्रांसफर द शेयर, राइट टू ट्रांसफर द शेयर, या फिर राइट टू रिसीव डिविडेंड, राइट टू रिसीव डिविडेंड, या फिर वोटिंग राइट, या फिर पॉइंट नंबर 4 एनी अदर राइट, एनी अदर रिस्ट्रिक्शन। इन सब पे क्या लग सकती है, अगर सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर अपनी डिक्लेरेशन नहीं देता तो इन सब के राइट पे, चाहे वो राइट टू ट्रांसफर शेयर, राइट टू रिसीव डिविडेंड, राइट ऑफ वोटिंग राइट, तो इन सब पे क्या हो सकता है, रिस्ट्रिक्शन कंपनी लगा के यहाँ पर चल सकती है, ऑर्डर एनसीएलटी रिस्ट्रिक्शन लगाने का पास कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, ऑर्डर ऑफ द एनसीएलटी। NCLT on application moved by the company is not under a binding obligation to pass any restrictive order, and to concerned person, members shall have the opportunity to explain why he or she is not a significant beneficial owner and reiterate the contention made by the company. मतलब ये कहना चाह रहा है कि NCLT application moved by the company is not under binding obligation। भाई क्या है, NCLT बाइंड नहीं है, कंपनी ने जो एप्लीकेशन फाइल की है एनसीएलटी के अंदर, उस एनसीएलटी उस एप्लीकेशन को लेके क्या नहीं है, बाउंड नहीं है।
कि भाई वो कोई ऑर्डर पास करेगी, नहीं। वो क्या कर सकती है, मेंबर को एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी दे सकती है, उससे पूछ सकती है कि क्यों उसने क्या नहीं दिया, रिपोर्ट नहीं किया। समझ आ गई। एज पर दी सेक्शन 90 सबसेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, the tribunal may, after giving the opportunity of being heard to the party concerned, make such order restricting the right attached with the share. समझ आ गई। Within a period of 60 days of receipt of application और such other period has been prescribed. एनसीएलटी क्या करेगा, जब उसके पास एप्लीकेशन लगी उसके बाद वो क्या करेगा, पार्टी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा और एप्लीकेशन लगने के 60 दिन के अंदर अंदर क्या करेगा, जो भी ऑर्डर है वो पास करके यहाँ पर चलेगा। क्लियर है, समझ आ गई। आगे आगे बढ़ते हैं। रजिस्टर ऑफ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, आगे बात करते हैं रजिस्टर ऑफ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। जो कंपनी है वो रजिस्टर मेंटेन करेगी किसमें, बैन 3 फॉर्म के अंदर। अकॉर्डिंग टू द रूल 5 ऑफ द कंपनी सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर रूल 2018, द कंपनी शैल मेंटेन रजिस्टर ऑफ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर इन फॉर्म 3। और रजिस्टर के अंदर क्या क्या डिटेल आएगी, नेम ऑफ द इंडिविजुअल, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, डिटेल ऑफ ओनरशिप इन द कंपनी एंड सच अदर डिटेल। जो ये रजिस्टर ऑफ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है, द रजिस्टर शैल बी open for inspection during the business hour at such reasonable time not less than 2 hours on every working day as the board may decide by any member of the company on payment of such fees has been prescribed but not exceeding ₹50 for each inspection। अगर कोई भी member of the company inspection करना चाहे तो वो कर सकता है during the working hour, और कितने पीरियड के लिए, मिनिमम 2 घंटे के लिए वो क्या कर सकता है, इंस्पेक्शन करके यहाँ पर चल सकता है। नॉन एप्लीकेबिलिटी एज पर रूल 8 ऑफ द कंपनी सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर रूल 2018 शैल नॉट बी मेड एप्लीकेबल टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर ऑफ द रिपोर्टिंग कंपनी हेल्ड बाय IEPF अथॉरिटी। मतलब जो ये सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप वाले रूल्स हैं ये किस किस पे एप्लीकेबल नहीं होते। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप रूल्स, ये सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप रूल किस किस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते। पहला, अगर कंपनी के शेयर, इफ द कंपनी शेयर हेल्ड बाय IEPF अथॉरिटी, अगर कंपनी के शेयर किसने हेल्ड किए हुए हैं, IEPF अथॉरिटी के द्वारा। दूसरा, इट इज होल्डिंग रिपोर्टिंग कंपनी, इट इज होल्डिंग रिपोर्टिंग कंपनी। एक होल्डिंग रिपोर्टिंग कंपनी पे भी सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप के रूल एप्लीकेबल नहीं होंगे। द डिटेल ऑफ सच होल्डिंग रिपोर्टिंग कंपनी शैल बी रिपोर्टेड इन फॉर्म नंबर बैन 2। द डिटेल ऑफ सच होल्डिंग रिपोर्टिंग कंपनी शैल बी रिपोर्टेड इन द फॉर्म बैन 2। अगर रिपोर्टेड कंपनी ने होल्डिंग रिपोर्टिंग कंपनी के बारे में प्रॉपरली बैन 2 के अंदर बता दिया है तो होल्डिंग रिपोर्टिंग कंपनी को अलग से सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल फॉर्म जो होता है बैन 2 फाइल करने की जरूरत नहीं है। सेंटर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, अगर कंपनी के शेयर सेंटर गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, रिपोर्टिंग अथॉरिटी ने होल्ड कर रखे हैं तब भी वो बैन 1 फॉर्म फाइल करने की जरूरत नहीं है। रिपोर्टिंग कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट हैज एंटिटी कंट्रोल बाय सेंटर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्टली बाय सेंटर गवर्नमेंट, पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट। ये कहना चाह रहा है कि अगर कंपनी के अंदर शेयर जो होल्ड कर रखे हैं किसी रिपोर्टिंग कंपनी ने या बॉडी कॉर्पोरेट ने या किसी गवर्नमेंट कंपनी ने, समझ रही, और कोई भी सेबी इन्वेस्टमेंट व्हीकल जो है जैसे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड, है ना, तो ये सारे के सारे क्या है, कोई भी इन्वेस्टमेंट व्हीकल जो रेगुलेट है RBI के द्वारा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा,
तो इन सबको सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप फॉर्म फाइल करने की जरूरत नहीं है। इस केस में सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप फॉर्म फाइल करने की जरूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं, राइट्स ऑफ मेंबर। मेंबर के राइट क्या है? पहला, राइट टू रिसीव कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। एक मेंबर के पास राइट टू रिसीव कॉपी है, वो किसी भी डॉक्यूमेंट की कॉपी ले सकते हैं। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, ऑडिटर रिपोर्ट की, या किसी भी दूसरे डॉक्यूमेंट की जिसको कंपनी लॉ के अंदर प्रिस्क्राइब किया गया है ना, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अटैच है, उसकी क्या ले सकता है? मेंबर के पास राइट है, उसकी कॉपी ली जा सकती है। अब्रीज, अब्रीज मतलब समरी, समरी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या ऑडिटर रिपोर्ट इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी। रिपोर्ट ऑन द कॉस्ट ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिटर रिपोर्ट की कॉपी भी ले सकता है, या फिर नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। तो ये डॉक्यूमेंट जो है राइट टू रिसीव कॉपी करने का ये पहला राइट है। दूसरा, राइट टू इंस्पेक्ट द स्टैट्यूटरी रजिस्टर, रिटर्न, गेट कॉपी देयरऑफ विदाउट पेमेंट ऑफ फीस और ऑन पेमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड फीस। मेंबर have been given right to inspect the following register। ये कहना चाह रहा है कि भाई मेंबर के पास स्टैट्यूटरी रजिस्टर, रिटर्न, इन सबको इंस्पेक्शन करने का, इनकी कॉपी लेने का राइट है। और वो कौन कौन से हैं? डिबेंचर ट्रस्ट डीड, इसकी इंस्पेक्शन करने का, इसकी कॉपी लेने का राइट है। रजिस्टर ऑफ चार्जेस, कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद मैनेजर, डायरेक्टर, शेयर होल्डर मीटिंग, रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर, के मैनेजरियल पर्सन, इन सब रजिस्टर्स की, इन सब रिटर्न्स की इंस्पेक्शन करने का और इनकी कॉपी लेने का राइट किसके पास है? वो राइट भी किसके पास है? वो राइट भी हमारे मेंबर्स के पास है। आगे बात करते हैं अदर राइट। मेंबर के पास और कौन कौन से राइट है? अदर राइट। अदर राइट में क्या आएगा? जैसे राइट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर, राइट टू रिसीव सेफगार्ड अगेंस्ट द इंक्रीज इन लायबिलिटी, राइट टू रिसीव डिविडेंड, राइट टू हैव राइट शेयर, टू अपॉइंट डायरेक्टर, टू शेयर द सरप्लस, राइट टू डिसेंटिंग शेयर होल्डर टू अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल, राइट टू एक्सरसाइज। ये सारे राइट क्या हैं? आपको ये लर्न करने हैं, ये लर्न आप कर लेना अच्छे। ये सारे के सारे क्या हैं? राइट्स हैं एक किसके? मेंबर के। कि एक शेयर होल्डर के क्या क्या राइट्स हैं, ये आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है ना। ये सारे किसके राइट हैं? ये मेंबर के राइट हैं। दीज आर द राइट ऑफ मेंबर। ये राइट क्या है? राइट टू फाइल क्लास एक्शन, राइट टू नॉमिनेशन, ये सारे क्या हैं? ये राइट्स हैं। समझ आ गए? क्लियर है? अब बात आता है